आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो महाराष्ट्र के संगमनेर के अर्नव सोलंकी की है, जो वहाँ की एक कंपनी में जॉब करता था। एक दिन लंच ब्रेक में उसने ये जो अपने साथ हुई घटना थी ये अपने एक दोस्त को बताई थी, जो फिर उसने मुझे बताई, और उसका ये हॉरर एक्सपीरियंस मैं उसके ही शब्दों में आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक बार ये कहानी शुरू हुई तो आखिर तक आप इस कहानी से बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए लाइक का बटन प्लीज़ अभी दबा दीजिए। हम पहले नागपुर में रहते थे। जब मैं 10th में था तब मेरे पापा की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। पापा के जाने के बाद माँ ने खुद काम शुरू किया, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई करने के लिए कई सारे काम किए। वो बच्चों के ट्यूशन्स लेती थी, खाली वक्त में सिलाई का काम भी करती थी। माँ की मेहनत देखकर मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी बहुत पढ़ाई करूँगा और अपनी माँ को खुश रखूँगा। मेरा एक ही सपना था, मुझे इतना पैसा कमाना था कि मैं मेरी माँ का हर सपना पूरा कर सकूँ, और बाद में ऐसा हुआ भी। डिग्री होने के बाद मुझे संगमनेर की कंपनी में जॉब मिली। पैकेज भी अच्छा था, लेकिन संगमनेर नागपुर से बहुत दूर था और माँ को अकेले छोड़कर मेरा जाना तो इम्पॉसिबल था। फिर माँ ने और मैंने मिलकर एक डिसीजन लिया और हमारा नागपुर का वो पुराना घर हमने बेच दिया। उस घर के हमें अच्छे खासे पैसे मिले। उन्हीं पैसों से संगमनेर में मैंने एक घर खरीद लिया। घर तो मैंने थोड़ी जल्दबाजी में ही लिया था, लेकिन क्या करूँ, मुझे जल्दी ज्वाइन करना था और रेंट पर रहकर फिर घर बदलने की मेरी इच्छा नहीं थी। जो घर मैंने खरीदा था वो पुराना ही था, लेकिन बहुत अच्छा और बड़ा भी था। मैंने सोचा कि पुराना हुआ तो क्या हुआ, मेरा अपना है और अभी मुझे जॉब भी इसी शहर में ही करना था, तो मेरे लिए वो एक अच्छी डील थी। फिर हम संगमनेर शिफ्ट हो गए। नया शहर, नया घर, नया ऑफिस। सच में वो हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत थी। मेरे ऑफिस का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। सच बताओ तो मैं बहुत खुश था। फाइनली जो मुझे अचीव करना था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सब मैं अचीव कर रहा था। और सबसे बड़ा सुकून मुझे इस बात का था कि मेरी माँ बहुत खुश थी और वो मेरे साथ थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अच्छा हो रहा होता है ना, उसके पीछे ही बहुत कुछ बुरा होने की तैयारी भी शुरू हो जाती है, जिसका हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होने वाला था। हमारे पड़ोस में एक गुप्ता जी का घर था। उनकी बालकनी में हमेशा एक दादी बैठी हुई रहती थी और वो मुझे अक्सर आते जाते देखा करती थी। तो 2-3 बार क्या हुआ ना, जब मैं ऑफिस के लिए निकलता था तो उन्होंने मुझे अपनी बालकनी से ही चाय पीने के लिए घर पर बुलाया। मैंने भी उन्हें कहा कि पक्का कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा। मैंने कई बार सोचा भी कि माँ को लेकर एक दिन उनके घर जाकर आते हैं। इस बहाने से माँ की किसी के साथ जान पहचान हो जाएगी। लेकिन जब से हम वहाँ पर शिफ्ट हुए थे, धीरे धीरे माँ की तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो इसीलिए उस चक्कर में हमारा वहाँ पर जाना नहीं हुआ। सिर में बहुत दर्द होना, चक्कर आना, अब ये माँ के साथ रोज शुरू हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा था कि इस घर में कुछ तो ठीक नहीं है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरी तबीयत खराब ही रहने लगी है। मेरी माँ ने यह भी कहा था कि इस घर में आने के बाद उन्होंने घर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया था, लेकिन 2 दिन बाद ही वो सूख गया। मेरी माँ ने उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं कहा, उसे लगा कि कोई दूसरी वजह होगी। फिर 10-15 दिनों के बाद एक दिन अचानक माँ मुझे कहने लगी कि उसे उस घर में डर लग रहा है। मैंने माँ को समझाया कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो। क्या हुआ है ना कि दिन भर तुम अकेली रहती हो, नई जगह है, पहचान वाला कोई नहीं है, तुम्हारी किसी से बात नहीं हो पाती, इसीलिए ये सब अकेलेपन की वजह से हो रहा है। तुम ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। मैंने जैसे तैसे तो माँ को समझा दिया। दूसरे दिन मेरे ऑफिस जाने के बाद माँ मंदिर गई थी। वहाँ से आते आते रास्ते में उसे अचानक चक्कर आ गए, तो उसी वक्त एक लड़की ने उनकी हेल्प की। फिर उस लड़की ने ही माँ को घर भी छोड़ दिया और मेरे आने तक वो लड़की दिन भर माँ के साथ ही रुकी। मैंने जब 4 बजे घर पे फ़ोन किया तो उस लड़की ने ही फ़ोन उठाया और सुबह जो कुछ भी हुआ उसने वो सब मुझे बताया। वो सब सुनने के बाद मैं तुरंत घर आ गया। घर आकर देखा तो माँ सो रही थी। उसकी तबीयत अब ठीक थी और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ था। अगर वो मेरी माँ को समय पर नहीं देखती और घर नहीं लाती तो कुछ भी हो सकता था। मुझे उस लड़की को किस तरह से थैंक यू बोलूँ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना नाम जानवी बताया। उससे मैंने फिर थोड़ी पूछताछ की कि आप कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तो उसने बताया कि वो पास के ही एक कॉलेज में पढ़ती है और वहीं के हॉस्टल में रहती है। फिर वो लड़की चली गई। मैंने माँ को पास के ही एक अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाई दी
और उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि अकेली रहकर ही माँ को ऐसा उदास लग रहा है, तो उनके लिए ऐसा अकेला ज़्यादा दिनों तक रहना ठीक नहीं है। मैं घर आया, माँ को सुला दिया और बस बैठा ही था कि वो लड़की फिर आई माँ से मिलने। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई और उस लड़की जिसका नाम जानवी था, मैंने उससे पूछ लिया कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या वो हमारे घर में एज अ पेइंग गेस्ट रह सकती है क्या? उसे पढ़ाई के लिए एक सेपरेट रूम मिल जाएगा, घर का खाना मिल जाएगा और मेरी माँ को भी अच्छा होगा। तुम घर में रहोगी तो कोई ना कोई बात करने के लिए माँ के साथ रहेगा। पहले तो उसने कहा कि वो सोच के बताती है, फिर जाते समय उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं रहने के लिए आ ही जाती हूँ, मुझे भी इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। हॉस्टल में वैसे भी मेरी पढ़ाई नहीं होती है। और फिर 2-4 दिनों के बाद जानवी हमारे घर में शिफ्ट हो गई। मैंने वैसे भी घर में एक कुक रखी थी, तो खाने का कोई टेंशन नहीं था। और जो मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी कि मेरे ऑफिस जाने के बाद माँ को अकेला रहना पड़ता था, वो टेंशन अब दूर हो चुकी थी। मेरे ऑफिस जाने के बाद दोपहर का खाना वो दोनों साथ में ही खाते। रात को भी मेरे आने से पहले दोनों खाना खा लेते थे। और जानवी तो माँ को दवाइयाँ भी खिला देती थी। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जानवी साथ में होने के बावजूद भी माँ की तबीयत और ही ज़्यादा खराब हो रही थी। और अभी भी उसका वही कहना था कि उस घर में कुछ तो अजीब ज़रूर है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी माँ हमेशा एक ही बात कह रही थी कि मैं हर तीसरे दिन तुलसी का नया पौधा लाती हूँ और अलग अलग जगह लगाती हूँ, फिर भी उसके पत्ते जो है वो काले पड़ जाते हैं, वो सूख जाता है। अब भला इस पर मैं माँ को क्या समझाता? तो मेरे दिमाग में ना एक बात आई। मैंने ऐसे ही एक दिन ऑफिस से आते आते 2 तुलसी के पौधे लाए। एक पौधा गेट के बाहर लगाया और दूसरा घर के आंगन में। मैं देखना चाहता था कि ये सब माँ की सोच है या फिर कुछ और बात है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के मैं बाहर आंगन में आया और वहां पर मैंने देखा कि सच में जो तुलसी का पौधा मैंने लगाया था वो सूख चुका था। उसके पत्ते भी काले पड़ गए थे, जैसे कि मानो किसी ने उस पर एसिड डाल दिया हो। मैं भागते हुए गेट की तरफ गया और गेट के बाहर जो पौधा मैंने कल लगाया था उसको देखा। तो कल मैंने जैसे उसे लाया था वो बिल्कुल वैसा ही था, हरा भरा। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। दोनों पौधे तो मैंने एक साथ लगाए थे, वो भी एक ही वक्त। तो फिर ये कैसे हो सकता है? क्या सच में इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है? तभी मैंने डिसाइड किया कि एक दिन की छुट्टी लेकर पूरा घर मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर कुछ गलत है तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर मिलेगा ही। इन सब बातों पर मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन सवाल मेरी माँ का था, उसकी तबीयत का था। क्योंकि जब से वो इस घर में आई थी उसी दिन से उसकी तबीयत खराब रहती थी। और अब तो ये तुलसी के पौधे की बात तो मैंने मेरे आंखों से देखी थी। लकीली मुझे ऑफिस से छुट्टी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दूसरे दिन 15 अगस्त था और तीसरे दिन संडे था, तो 2 दिन की छुट्टी थी। दूसरे दिन सुबह जानवी भी कॉलेज चली गई और मैंने भी अपना काम शुरू किया। माँ सो रही थी। मैंने सारे रूम चेक किए, लेकिन कुछ भी अजीब ऐसा मुझे नहीं दिखा। 12 बजने को आए थे। माँ अभी भी सो रही थी, इसलिए सिर्फ माँ का ही कमरा देखना बाकी था। मैंने सोचा कि माँ दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए उठेगी, तब मैं उसका रूम देख लूँगा। क्योंकि मेरी माँ के कमरे में ना बेड के ऊपर एक लकड़ी का छज्जा बना था, जैसा पुराने समय के घरों में होता है। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह थी, मतलब पूरा एक आदमी भी वहाँ पर आराम से सो सकता है, वो इतनी बड़ी जगह थी। और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद हमने वहाँ पर कोई सामान भी नहीं रखा था और ऊपर चढ़कर भी किसी ने देखा नहीं था। मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर सोचा कि माँ कब उठेगी पता नहीं, मैं धीरे से ही ऊपर चढ़ जाता हूँ और देख लेता हूँ। वैसे भी आजकल माँ काफ़ी गहरी नींद में सोती है, उसकी नींद नहीं टूटेगी। तो मैं उनके कमरे में गया और ऊपर छज्जे पर चढ़ गया। उतने में जानवी घर पर आई। दरवाज़ा खुला ही था तो वो सीधा माँ के कमरे में आ गई। पिछले कुछ दिनों में माँ की हालत इतनी ख़राब हुई थी कि वो खुद से उठ भी नहीं सकती थी। तो मैं ऊपर से ही देख रहा था। जानवी ने माँ को उठाया, वो उन दोनों के लिए खाने की 2 प्लेट लेकर आई। जानवी को पता नहीं था कि मैं घर में ही हूँ और ऊपर से देख रहा हूँ। क्योंकि मैं कुछ बोलूँ इससे पहले ही ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच में पड़ गया कि जानवी मेरी माँ का कितना ख्याल रखती है। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मैंने देखा जानवी खाना खा रही थी और माँ उसे देख रही थी। दोनों प्लेट का खाना जानवी अकेले ही खा रही थी। मैं कुछ बोलूँ इससे पहले मैंने सोचा कि पहले देख तो लूँ कि जानवी ऐसा क्यों कर रही है।
उसके बाद जानवी ने दोनों हाथों से माँ को पकड़ा और अपना मुंह माँ की गर्दन के पास ले गई। क्या कर रही थी मुझे ऊपर से ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरी हालत इधर खराब हो रही थी कि माँ के साथ ये ऐसा क्या कर रही है। मैं ये सोच ही रहा था कि उतने में उसने माँ को बेड पर सुला दिया और वो बाहर चली गई। क्या हो रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से नीचे आया, माँ की गर्दन पे अच्छे से देखा तो वहां पर मुझे काटने का एक निशान दिखा और वहां से खून भी निकल रहा था। अब ये देखकर मुझे डर लगा और मेरा दिमाग खराब हो गया कि इस लड़की को तो मैं अच्छा समझ रहा था, लेकिन ये मेरे माँ के साथ ऐसा क्या कर रही थी और कितने दिनों से कर रही है और क्यों कर रही है और ये है कौन। मेरे मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन मैं जानवी को ऐसा दिखा कर कि मुझे सब पता चल चुका है उसे अलर्ट नहीं करना चाहता था। मैं जानवी से बात करके उससे सारी बातें निकलवाना चाहता था। मैंने उसे आवाज़ दिया तो वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई। मैंने उसे पूरे घर में बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। मैं उसके कमरे में गया। अब ये बात सही नहीं थी, लेकिन आज मैंने उसे जो काम करते हुए पकड़ा था तो उसके बारे में जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंचा, मैं ये देखकर हैरान था कि उसके रूम में उसका कुछ सामान है ही नहीं, ना कोई कपड़ा ना कोई बैग। और जिस दिन से वो यहाँ आई थी उसके कमरे में कोई नहीं गया था, तो इसीलिए ये बात मुझे अब पता चल रही थी कि उसके रूम में कुछ सामान है ही नहीं। जानवी तो घर में नहीं थी। मैंने तुरंत घर को बाहर से लॉक किया और मैं जानवी को ढूंढने के लिए घर से बाहर गया तो मुझे ना वो दादी अपनी बालकनी में बैठी दिखी। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपने किसी लड़की को देखा है क्या? हमारे घर पर रहती है वो लड़की। अब उस दादी को ना कुछ सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। मैं भी ऊपर गया कि चलो इन्हीं से पूछताछ करते हैं। मैं वहाँ पर गया और पहले तो मैंने हमारे घर की और मेरी माँ की हालत के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले ही तुम लोगों को ये सब बताना चाहती थी और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन बेटा तुम कभी ऊपर आए ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर तुम लोगों को वहाँ पे कोई तकलीफ है ही नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्यों डराऊँ, इसलिए मैं चुप रही। आगे उस दादी ने कहा कि वो घर बहुत सालों से बंद था, कोई इस घर को लेने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि यहाँ के जो मालिक है उनके परिवार के कई लोगों की यहाँ पर अननेचुरल डेथ हो चुकी है और उन्होंने भी इस घर को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें इस घर में बहुत सारे डरावने एक्सपीरियंसेस आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने ही खुद इस घर से अलग अलग आवाज़ें कई बार सुनी हैं, लेकिन अभी हम भी यहाँ पर फंस गए हैं। हम ये घर बेचकर नहीं जा सकते। लेकिन बेटा तुम लोगों ने तो यहाँ पर घर खरीदने से पहले 4 लोगों से पूछना चाहिए था ना। अब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं था। फिर मैंने पूछा कि आंटी ये सारी तकलीफ सिर्फ मेरी माँ को ही क्यों है? मुझे आज तक कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई? और हमारे घर में जो पेइंग गेस्ट है उसने भी आज तक कुछ नहीं कहा। खैर पेइंग गेस्ट से याद आया, उसकी भी हरकतें कुछ अजीब ही है और थोड़ी देर से तो वो गायब भी है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ बहुत देर से और एक्चुअली उसी के बारे में पूछने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर आया था। मैं उस दादी को जानवी के बारे में बता ही रहा था कि उन्होंने पूछा कौन सी पेइंग गेस्ट, कौन सी लड़की। तो ये सुनते ही मैंने उन्हें जानवी के बारे में सब बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पिछले 1 महीने से तुम्हारे घर में सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ के सिवा तो कोई नहीं दिखा और मैं तो हमेशा इसी बालकनी में बैठी रहती हूँ, मुझे तो कभी कोई लड़की नहीं दिखी। मैं दादी को जानवी की उस हरकत के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मुझे जवाब मिल गया था। मेरी हालत अब बहुत ख़राब हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किसे बताऊँ। मतलब पिछले 1 महीने से हम जिसके साथ रह रहे थे वो कौन थी? अर्नव ने इस घटना के बाद तुरंत वो घर छोड़ दिया और अपनी माँ को लेकर एक नए किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गया, लेकिन उसकी माँ नहीं बच पाई। धीरे धीरे उसकी माँ बहुत कमज़ोर हो गई थी और खून की कमी की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। उनके डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा केस वो उनकी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। बिना किसी वजह के किसी के बॉडी में खून की इतनी कमी कैसे हो सकती है? अब ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब अर्नव के पास तो था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस होगा तो मुझे नीचे दी गई मेल आईडी पर ज़रूर मेल करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने लेकर आने में हमें और इंस्पिरेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।